नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सो अभी अपन बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट एंड सोल्व सीयूसीईटी पेपर, यानी कि आपका जो एग्जाम है 15 सितंबर को होने वाला है, उसको कैसे अपन अटेम्प्ट करें कि अपना कम समय में, क्योंकि अपने पास 2 घंटे ही होंगे, 2 आवर का पेपर होएगा और अपने पास 100 क्वेश्चन होंगे। तो अपन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि अपना आउटपुट अच्छा आना चाहिए, यानी कि कुछ मिस्टेक्स हैं जिनसे अपन बच सकते हैं, जो अपन को मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहले तो सॉरी कि मैंने थोड़ा वीडियो बनाने में लेट कर दिया, पर अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि जो कुछ चीज़ें जो मैं की पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना, उनको ज़रूर फॉलो करना। कुछ सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये कि जो पार्ट ए आता है उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आते हैं, मेरे तो इतने ही सही है, उतने ही सही है। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, एकदम फ्री माइंड। जितने आपसे अटेम्प्ट होते हैं वो सही होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे 6 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं तो 6 अगर करेक्ट है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है आपकी, क्योंकि अगर आपसे 6 हो रहे हैं तो आपके साथ वाले से भी 6 अटेम्प्ट होंगे। क्योंकि 25 में से आप यकीन मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन बड़े ईजी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाउ टू अटेम्प्ट एंड सोल्व पार्ट ए, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख के जाएं। ये 2 वीडियो जरूर देखें, अगर आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो 2 वीडियो जरूर देखें। पार्ट ए में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सभी लोगों के इतने क्वेश्चन सही होने हैं। तो आप बस ये करना, गलती मत करना देना आपकी। कोई भी ईज़ी क्वेश्चन आ जाता है ए पार्ट में, वो छूटना नहीं चाहिए। और कोई ऐसे नहीं कि मिस्टेक से आप ए का बी भर रहे हैं, बी का सी भर रहे हैं, तो ध्यान से भरें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ताकि क्योंकि आपका एक ईज़ी क्वेश्चन है वो गलत चला जाएगा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग है, तो वो नेगेटिव आपको भरपाई करने के लिए आपको एक पॉजिटिव क्वेश्चन खा जाएगा वो, तो इसका मतलब आपको लॉस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, एकदम सटीक और बड़े शांत मन से जाना है। और ईज़ी क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर अपन पार्ट बी की बात करें तो आपको पता है कि पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आते हैं। तो 75 में आपको ऐसे मान के चलिए कुछ ईज़ी क्वेश्चन भी आएँगे, तो कोई भी ईज़ी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है कि पेपर को करते टाइम किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे ही हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100 है, तो 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर ज़्यादा टाइम आप किसी क्वेश्चन को दे रहे हैं, तो क्योंकि इस चक्कर में कोई सब्जेक्ट का ईज़ी क्वेश्चन आ रहा है, वो छूट जाएगा, तो वो नहीं छूटना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पर नहीं देना है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, करते जाना है। और कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा ए पार्ट में ज़रूर ट्राई करना, बी पार्ट में भी ट्राई करना, वो बता देता हूँ मैं कैसे ट्राई करना है आपको बी पार्ट में। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से भी होते हैं, तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, उसको आप सोचें कि हाँ, चलो ऑप्शन से ट्राई मार लेते हैं एक बार, तो ऑप्शन से ज़रूर ट्राई मारें उसको। जैसे आपको पता है कि रेंज एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें कुछ काउंटर एग्जांपल होते हैं, जैसे सीक्वेंस के केस में -1 की पावर n वाला हो जाता है, 1/n हो जाता है, 1/n की पावर p हो जाता है। अब इसमें कुछ फंक्शंस क्या आएगा, प्रॉपर्टी की बाउंडेड है, अनबाउंडेड, तो वहाँ पे आप e की पावर x लेके सोच सकते हैं। सिंपली आप आइडेंटिटी फंक्शन fx इक्वल्स टू x लेके सोच सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो पावर सीरीज में पूछता है कि x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए fn a अपॉन फैक्टोरियल n होता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ये आपको दिमाग में आनी चाहिए वहाँ पे। अभी टाइम इतना ही है कि आप पेज अगर उल्टेंगे तो ये सब चीज़ें ना आप ऐसे की पॉइंट की तरह याद कर सकते हैं कि हाँ, मुझे कोई एग्जांपल पूछा सीक्वेंस बाउंडेड कन्वर्जेंट, तो आप -1 की पावर n से ट्राई करें। काउंटर एग्जांपल के रूप में 1/n है, 1/n की पावर p है। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगी। जैसे 4 ऑप्शन आपके 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, 3 एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। और ध्यान रखें क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, कई बार नॉट करेक्ट है, नॉट इनकरेक्ट है, ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट, तो इनसे भी बचना है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे रियल एनालिसिस में एग्जांपल याद रखें। अब लीनियर अलजेब्रा में बात करें तो लीनियर अलजेब्रा में आप देखेंगे सीयूसीईटी का जो पीछे का पेपर है उसमें इन सबसे 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इनको सबसे ऊपर लिखा, 15-15 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं इनसे। तो अब लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है कि आपको पूछता है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इन सब की आइगन वैल्यू क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। इन सब के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। और किसी भी मैट्रिक्स की अगर आपको पूछे कि इसकी आइगन वैल्यू बताओ, तो आप क्या करना कि जो डायगोनल होते हैं, यानी कि ट्रेस ट्रेस आना, तो क्या होना चाहिए, आइगन वैल्यू का इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू का सम हो जाता है। और इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रिक से अपन किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू थोड़ी सी आसानी से जल्दी से निकाल सकते हैं। तो एक ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, ये सब मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। और लीनियरिटी के लिए अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है तो इसका मतलब वो लीनियर नहीं हो सकता कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसी बेसिक बेसिक चीजें है ना, ये आप अभी देख सकते हैं, इतना टाइम है कि आप इजीली देख सकते हैं। और ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी में क्या होगा कि आपको मैंने ग्रुप थ्योरी लगभग बता दी है, कोई डाउट नहीं रहा होगा ग्रुप थ्योरी पर। आप फिर भी याद रखना, कई बार क्या करेगा वो पी की पावर एन का एग्जाम्पल देगा कि पी की पावर एन है या पी है, तो वो ग्रुप आइबिलियन, नॉन आइबिलियन, साइक्लिक। तो इस केस में आप डी 4 ट्राई करना। डी 4 का मतलब क्या था, ऑर्डर कितना था, 8 विच इक्वल टू 2 की पावर 3, तो ये पी की पावर 3 का एग्जाम्पल हो गया। और वहाँ पे एन को चेक कर लेना। तो डी 4 जैसा एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। कई बार अबिलियन, नॉन अबिलियन, साइक्लिक की बात करते हैं। अगर साइक्लिक की बात करते हैं तो आप के 4 ट्राई कर सकते हैं, क्लाइन ग्रुप के 4 है। और अगर आपको पूछे कि अबिलियन, नॉन अबिलियन, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप S3 और D3, ये दोनों ग्रुप कैसे होते हैं, नॉन अबिलियन होते हैं। ऑर्डर ऑफ प्राइम की बात करेगा तो इनका ऑर्डर कितना होता है, 6 होता है, 2 इंटू 3 होता है।
तो P लेस देन Q है, P डिवाइड Q माइनस 1 है। तो इस टाइप से S3 और D3 ये नॉन अबेलियन होते हैं। इनको एग्जांपल लेके सोचते हैं, P की पावर n आता है तो D4 को ट्राई करें, और साइकिल की बात करते हैं तो क्लाइन ग्रुप K4 भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको Q4 भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है ना, आपको पता है जैसे Q4 अपन को पता है कैसा होता है, नॉन अबेलियन होता है। इसके सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, पर ये खुद कैसा है, नॉन अबेलियन है। तो ऐसे Q4 वाला एग्जांपल है, ये सब याद करें। तो इससे क्या होगा कि आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। जब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो आप जल्दी से कर देंगे। और कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक होता है। जनरेटर कितने होते हैं, फाई एन होते हैं। तो जो भी ग्रुप थ्योरी मैंने बताया आपको, वो अगर एक पेज पे आपने लिखा होगा तो इजीली कर पाएंगे। बस ये सब चीजें क्या होती हैं कि आपके ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे ऑप्शन से, और कुछ क्वेश्चन आपको रिजल्ट याद है तो हो जाएंगे। और कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन आ रहा है तो ये सब मानिए कि वो आपसे नहीं हो रहा, तो आपके साथी से भी नहीं हो, किसी से नहीं हो, क्योंकि टफ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या आप उसमें टाइम वेस्ट कर दो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं दो और सब्जेक्ट की, जैसे रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी अपन ने नहीं पढ़ी, तो रिंग थ्योरी के मैं आपको दो वीडियो सजेस्ट करूंगा। वो दो वीडियो आप जरूर देख के जाएं, किसी भी हालत में, भले आप जा रहे हैं रास्ते में तो भी यूट्यूब पे चला सकते हो दोनों वीडियो। उससे क्या होगा कि आपका दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो 100% श्योर मानिए कि मैंने यहाँ पे DU 2020 का रीजनल का पेपर सोल्व करा, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन है, और CUCT 2020 का सोल्व करा। तो उसमें मैंने क्या बताया आपको, एक में मैंने सब रिंग, आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, डिवीजन, इन सब के बारे में बताया। और मैंने ये भी बताया कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल कैसे निकालते हैं, टोटल आइडियल कैसे निकालते हैं, सबरिंग कैसे चेक करते हैं। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट है, तो यकीन मानिए ऐसा क्वेश्चन 100% पूछता है। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली है। ये 15-15 मिनट के वीडियो होंगे, पर ये दो वीडियो आप जरूर देखें, और इसमें जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट आप याद कर लें। उसमें एक में तो क्वेश्चन ऐसे हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट है कि प्राइम आइडियल कैसी होगी, मैक्सिमम आइडियल कैसी होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो गलत नहीं हो। और टाइम कितना ही जा रहा है आपका, 15 से 20 मिनट है, दो की स्पीड में देखेंगे तो 20 मिनट में आपका पूरा काम हो जाएगा, और एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप नंबर ले लेंगे इजीली। अब वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं। वेक्टर कैलकुलस में क्या है कि वेक्टर कैलकुलस में आपको फ्री का नंबर देता है। इसमें 4 चीजें याद रखनी है आपको। एक तो आपको बात करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, गोस थ्योरम, स्टोक थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। ये तीनों थ्योरम डायरेक्शनल, ऐसा मान के चलिए कि जो क्वेश्चन 4 या 3 या 4 आते हैं इसी पे बेस्ड आते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड आता है कि डायरेक्शनल, यानी कि डेल डॉट एफ डॉट, ऐसे मतलब जो शुरू में पूछा ना, डेरिवेटिव ऑफ ऑपरेटर, इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेटर, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है। और ये 4 चीज एक प्लस पूछ देता है, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। तो उसमें तो आप बड़ा सिंपल से लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, इसको अपन करल में भी चेंज कर सकते हैं इन थ्योरम की मदद से। तो ये चारों चीजों की स्टेटमेंट देख लेना आपको। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की किसी पॉइंट पर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट वाला सिस्टम भी देख लेना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। इन पे बेस्ड क्वेश्चन तो 100%, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस का छोटा सा सिलेबस है, एक पेज का सिलेबस, ऐसा बोल के सकता हूँ मैं कि एक पेज में आप इसको समराइज कर सकते हैं। और ये एक पेज अगर आपको ध्यान है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटी। और एक एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को आपको ना ऑप्शन से ट्राई करना है, ऑप्शन से ट्राई, मस्ट ट्राई बाय ऑप्शन। क्योंकि ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो आपको टाइम बचेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने अब पीडी में, जैसे पीडी तो इसमें सिलेबस में नहीं आएगा, खैर ओडी का सिलेबस आएगा, तो ओडी में आपको जैसे एक्जिस्टेंस यूनिकनेस का तो मैंने बता रखा है, तो वैसे ट्राई कर लेना। बाकी ऑप्शन से जरूर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन, तो चारों में से चारों तो सॉल्यूशन हो नहीं सकते, कोई एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए मतलब ऑप्शन से जरूर ट्राई करें। कोई बड़ा आउटपुट आंसर दिख रहा है तो आपको लगता है यार मेरे से सॉल्व नहीं होगा, तो ऑप्शन जरूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन का लगभग काम हो जाएगा। और ओडी का क्वेश्चन CUCT के एग्जाम में टफ नहीं आता है। कहीं पर पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कहीं पे वो जो अगर पूछेगा कि एग्जैक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए आपको पता ही कि दोनों तरफ के डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो ओडी की बात होगी। तो इसी प्रकार से मतलब अपने अपन को अब एलपीपी है, तो वो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, वरना एलपीपी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो कोई भी सब लोग ऐसा ही पढ़ के जाते हैं, क्योंकि इतनी सबकी अच्छी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि एलपीपी पूरा सिलेबस कवर करना इतना बड़ा सिलेबस है। और रियल एनालिसिस में आप फंक्शंस के केस में ई की पावर एक्स एक्स ऐसे जरूर ट्राई करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसा पूरा सिलेबस है। आप उसको समराइज वे में जो जो चीज़ें अभी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी ये छूट गई है, तो उनको आप जरूर देखें, क्योंकि वो पेज आप उलट सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस के देख सकते हैं, ग्रुप थ्योरी के देख सकते हैं, और लीनियर अलजेब्रा की देख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। और लीनियर अलजेब्रा में जो मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और उसका जो आइगन वैल्यू है, तो ये देखें। और आइगन वैल्यू किसी वेक्टर से कैसे निकालते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी वहाँ पे। क्योंकि अगर पहले देखा होता है तो आपको ध्यान रहता है कि हाँ मुझे काउंटर एग्जाम्पल भी देना, हाँ मुझे ऑप्शन से भी ट्राई करना है, वरना आप वहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद दिमाग में नहीं आती है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी है वो समझ आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपसे कम अटेम्प्ट हो रहे हैं तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारें। अगर आप लग रहा है कि यार मेरे से तो बहुत ही कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे से तो 30-35 नहीं, तो आपका नंबर वैसे ही नहीं आना है, तो आप पूरे करके दें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे 40 प्लस या 50 के अराउंड हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी सोच समझ के करें, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है इसकी, 50-55 में तो आपको मिल जाएगी CUCT। पर आपके बहुत ही कम हो रहे हैं तो आप ज़्यादा कर दें, थोड़ा ठीक ठाक हो रहे हैं तो बिल्कुल भी सोच समझ के, क्योंकि अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि अगर आपने ए और बी पार्ट में कोई इजी क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो आपके नंबर गए। अब आपको आए हुए नंबर में से वो नंबर कटेंगे तो वो बहुत नुकसानदायक हो जाता है, फिर आप पीछे चले जाते हैं। इसलिए अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, और जो इजी क्वेश्चन है
वो गलत नहीं होना चाहिए। ईज़ी क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार देख लें, ऑप्शन फिल करने से सोच लें कहीं बी का सी ना कर दें, 2 का 4 ना कर दें ऐसे। तो ईज़ी क्वेश्चन को फिल करते टाइम ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये छोटी-सी मिस्टेक है, अभी लगता ही अपन को कि ऐसी मिस्टेक अपन नहीं कर सकते, पर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद अपने दिमाग थोड़ा-सा उस टाइप से हो जाता है, तो दिमाग में रहता नहीं है। कई बार ऑप्शन में जैसे सेकंड ऑप्शन में 4th दिया होता है और 4th में सेकंड दिया होता है, तो अपना आंसर 2 आता है तो अपन इस पे टिक मार देते हैं, 4 आता है तो अपन इस पे टिक मार देते हैं। तो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो ऐसी गलतियाँ अपन को नहीं करनी है क्योंकि ये गलतियाँ वो बचा देंगी तो आपका काम हो जाएगा, वरना तो इन गलतियों के चक्कर में रह जाएँगे। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में रखनी है और एकदम शांत मन से अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मेरा कुछ हुआ नहीं, तो आप ये छोटी-छोटी पॉइंट्स देखें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो किसी से भी नहीं आ रहा, वो आपने पढ़ाई करी है, बढ़िया रिज़ल्ट आएगा आपका, आपने एकदम मस्त पढ़ाई करी है, तो एकदम बढ़िया तरीके से जाएँ। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।